नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस अहम प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों में। तो आज की पहली बड़ी खबर रहेगी जिस पर आज चर्चा करेंगे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जबरदस्त बहस हुई है और इस बहस का असर न सिर्फ अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच रहा बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर इस वक्त इस बहस का असर देखने को मिला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जबरदस्त और गर्मा गर्म बहस नजर आ रही है। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे उत्तराखंड के हवाले से, जहां पर कि 55 मजदूर जो है वो कल एक एवलांच में फंस गए थे और इस एवलांच में अभी तक 47 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया है, लेकिन 8 मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इधर दिल्ली विधानसभा के अंदर कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है और अब कैग का दूसरा भाग भी दिल्ली विधानसभा के अंदर सोमवार को पेश किया जाएगा और ये कैग की रिपोर्ट पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी रही, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी रही। बिल्कुल, इसी बीच बात अब होगी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और बाढ़ को कैसे प्रबंधित किया जाए, नियंत्रित किया जाए, इसको लेकर बातें उठ रही हैं। और इसी बीच में अवैध खनन यानी कि इलीगल माइनिंग को कैसे रोका जाए, इन तमाम चीजों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इधर यूपीसीसीएल को लेकर आज टेंडर भी जारी होंगे और इसके लिए आज पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये टेंडर आज सामने आने वाले हैं। अब किसके खाते कौन सा टेंडर जाएगा, किसके हित में कौन सा टेंडर जाएगा, ये आज ही तस्वीर साफ होगी जब ये पूरा मामला निकल कर आएगा। तो फिलहाल इस वक्त शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से आज की न्यूज रूम लाइव की। ये बड़ी खबर है जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जो बहस हुई है, आए तो सुलझाने के लिए थे, लेकिन दोनों नेता उलझ गए और इस उलझन के बीच पूरे विश्व को फंसा दिया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ जब चर्चा हो रही थी, पत्रकार वार्ता हो रही थी, लेकिन उस पत्रकार वार्ता के बीच ये मामला इतना बढ़ गया शिफन, एक दूसरे के साथ जबरदस्त बहसबाजी हुई और ज़ेलेंस्की ने कई पुराने मुद्दे उठाए, बाइडेन के समय के मुद्दे उठाए, बराक ओबामा के समय के मुद्दे भी उठाए और अब जबकि ट्रंप दूसरी बार इस सत्ता में है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो इस समय के मुद्दे भी ज़ेलेंस्की ने सबके सामने रखे हुए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस में हुई बातचीत तीखी बहस में तब्दील हो गई है। तो ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां पर बातचीत 45 मिनट की थी, जिसके आखिरी के 10 मिनट में दोनों नेता एक दूसरे की ओर उंगली दिखाते नजर आए। कभी ट्रंप फटकार लगाते तो कभी ज़ेलेंस्की तेज आवाज में बोलते नजर आए। इसी बीच में व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो राष्ट्र अध्यक्षों ने इतने तनाव भरे माहौल में बातचीत की और ये बातचीत के बहस में बदलने के जो है वो शुरू हुई। लेकिन पहले ये बातचीत हुई, उसके बाद 45 मिनट के बाद जब ये बातचीत जो है वो बहस में बदलती नजर आई, तो ये तब की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कभी ट्रंप और कभी ज़ेलेंस्की एक दूसरे पर उंगली उठाते नजर आए। शिफन, बात वहां से बिगड़ गई जब ज़ेलेंस्की ने अपने देश के मुद्दों को लेकर सामने रखा। उन्होंने कहा कि भाई जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय रूस की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता था, सीज फायर वॉयलेशन होता था और उसके बाद जब आगे बढ़े तो बात ट्रंप के कार्यकाल की हुई। ट्रंप के कार्यकाल के बाद जब जो बाइडेन आ गए तो उस कार्यकाल को भी उन्होंने वहां पर उनके समक्ष रखा, उनके सामने रखा और धीरे धीरे बहस जो है वो गर्म होते हुए नजर आई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे पत्रकारों के सामने ये बहस आ गई और इस समय ये पूरे विश्व के अंदर, समूचे विश्व के अंदर इस पर चर्चा छिड़ गई है कि आखिर दोनों देशों के बीच ये जो चर्चा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रामकता है, ये दोनों देशों से इसका क्या संदेश निकल कर आएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस वक्त डिप्लोमेसी है, जो एक कूटनीति है, एक कूटनीतिक रिश्ते एक या दूसरे देशों के साथ होते हैं, उसका क्या संदेश निकल कर आएगा, इसका प्रभाव बाकी देशों पर क्या पड़ेगा, रूस पर क्या पड़ेगा और रूस के साथ साथ अन्य देशों पर क्या पड़ेगा। लेकिन हम जब बात इस खबर की करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर भारत को क्या होगा, भारत को इस पर क्या कहना चाहिए, अपनी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए या भारत की तरफ से कूटनीतिक जो जवाब है वो इस पर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं इन दोनों देशों के बीच जब बातचीत हुई तो क्या कुछ बहस के इस बीच में नजर आया, आपको पहले सुनाते हैं। God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed From the yourself very, to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war, to be right about from the it. very beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm- That's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A This lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of you're speaking America about. and the president who's trying to save your country. I'm talking about the जानकर करोड़ी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग, आप हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी करोड़ी जी, दोनों देशों के बीच की बहस, दोनों मुखियाओं के बीच की बहस अब एक चर्चा का नया विषय छिड़ गया है पूरे दुनिया के अंदर। देखिए, इस जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसको हम 4 स्तर पे देख सकते हैं। एक तो व्हाइट हाउस के लेवल पे क्या हुआ, क्योंकि ये जो बहस हुई या बातचीत हुई, ये अगर क्लोज डोर में होती, बंद कमरे में होती, तो शायद इतना बड़ा इश्यू नहीं बनती। लेकिन जिस तरीके से बातचीत हुई और मीडिया के सामने हुई, ये मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस के इतिहास में पहली बार इतनी तीखी बहस हुई है। और दोनों पक्षों ने, प्रेसिडेंट ट्रंप और उसकी टीम ने, इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट वेंस और जेलेंस्की ने, एक कूटनीतिक भाषा होती है उसको भी, उसकी सीमा को भी लांघ दिया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ट्रंप ने आखिर में ये कहा कि जेलेंस्की ओवर प्ले कर रहा है, तो उन्होंने अपने एडवाइजर से बात की और रूबियो, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनको बुलाया और उनको वहाँ से जेलेंस्की को भेज दिया। तो जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी या लंच होना था, वो कुछ नहीं हुआ। वहां से एक तरह का जेलेंस्की का ह्यूमिलिएशन हुआ और जेलेंस्की ने जो क्वेश्चन रेज किए, वो भी मेरे ख्याल से कुछ सीमा तक इनअप्रोप्रिएट थे। ट्रंप ने ये कहा कि आप सीज फायर एग्रीमेंट कीजिए, उससे आपकी पोजीशन स्ट्रेंथन होगी, कमजोर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आपसे लोग इतने मर रहे हैं, क्या आप रशिया के सामने खड़े हो सकते हो? तो उन्होंने कहा सीज फायर एग्रीमेंट लेकिन करोड़ी कीजिए, जी, बाकी अब बातें इंडिया बाद में पर होगी। इसका क्या प्रभाव होगा? क्योंकि इंडिया के रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। हमने देखी तस्वीरें, पीएम मोदी जो है वहां पर खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचे जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। वहीं पर रशिया के साथ भी इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं, मजबूत हैं। तो कैसे देखते हैं आप इन सभी चीजों को? अब इंडिया इस फ्रेंडशिप को कैसे बैलेंस कर सकता है? देखिए, अमेरिका की आंतरिक राजनीति में तो वहाँ पार्टी लाइन पे अभी बहस शुरू हो गई है। अरे जो वहाँ की प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य हैं, वो पार्टी लाइन पे डिवाइडेड है और अपने अपने कमेंट कर रहे हैं। वहाँ से बाहर है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बहुत चिंता कर रहे हैं और जल्दी ही मुझे लगता है ब्रसेल्स में यूरोपियन कंट्रीज की मीटिंग होगी, बातचीत होगी। इसके अलावा चीन और भारत बहुत संयम बरत रहे हैं। अभी भारत और चीन की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट या स्टेटमेंट नहीं आया है, जबकि रशिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये हो रहा है, ये तो होना था, जेलेंस्की जिद करते हैं तो ऐसा होना था। तो भारत और चीन दोनों बहुत ही संयम बरत रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी शायद हो सकता है कि कुछ लेकिन statement, करोड़ी जी, संतुलित भारत के statement रिश्ते न सिर्फ अमेरिका के साथ बेहतर हैं, बल्कि रशिया के साथ भी अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तीनों देशों के साथ जो है वो भारत के अच्छे रिश्ते हैं, कूटनीतिक रिश्ते हैं, आपसी संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, रक्षा के समझौते हैं, ये तमाम तरह के समझौते हुए हैं। यहाँ पर अब भारत का रोल क्या बनता है? क्योंकि पहले भी रूस और यूक्रेन को लेकर पीएम ने अपनी बात रखी हुई है। देखिए, भारत अभी भी किसी भी समझौते की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं है। जो सक्रिय आ रहे हैं देश, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, उस तरह की सक्रियता भारत की नहीं है। भारत का एक सैद्धांतिक और तात्विक दृष्टिकोण है, वो यह है कि दुनिया में कहीं भी कोई समस्या है तो वो कूटनीति और संवाद से सुलझनी चाहिए। ये भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड है।
तो भारत अभी समझौते की प्रक्रिया में या शांति की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से कहीं इन्वॉल्व नहीं है। भारत का लक्ष्य यह है कि विश्व में शांति हो, विश्व में प्रगति हो, और जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो कूटनीति और संवाद से सुलझाए जाए। तो भारत अभी उस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करोड़ी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये बहुमूल्य बातें कही। इन दोनों देशों के बीच के रिश्तों की अब नई चर्चाएं छिड़ गई हैं। इन चर्चाओं के बीच अब विराम कहां पर लगेगा और कौन सा देश इसे विराम लगाने में कामयाब होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब आपको सीधे मैं भारत मंडपम लिए चलता हूं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं। सुनिए। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है, जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। अभी 26 फरवरी को ही प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थायी शहर में एक टेम्पररी व्यवस्था, नदी के तट पे करोड़ों लोगों का आना, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आना और पवित्र स्नान करके भाव से भर जाना। आज दुनिया भारत की ऑर्गेनाइजिंग और इनोवेटिंग स्किल्स देख रही है। हम सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दुनिया भारत की इसी सफलता को विस्तार से जानना चाहती है। मैं समझता हूं कि न्यूज एक्स वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, कुछ महीने पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी। इस जन विश्वास का आधार पिछले 11 साल में भारत की अनेकों उपलब्धियां हैं। मुझे विश्वास है कि आपका नया चैनल भारत की रियल स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाएगा। बिना कोई रंग दिए आपका ग्लोबल चैनल भारत की वैसी ही तस्वीर दिखाएगा जैसा वो है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है। साथियों, कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। मेरे मित्र टोनी यहां बैठे हैं, वो तो रोज के योगा प्रैक्टिशनर है। आज भारत के सुपरफूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं।
और मुझे पता चला है कल मेरे दोस्त टॉनी एबट दिल्ली हाट में भारतीय मिलेट्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने। ठीक है, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम के इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और अपना संबोधन जो है वो दे रहे थे। इसी बीच अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर कि हमने देखा कल चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और एवलांच की तस्वीरें सामने आई और 55 से अधिक जो मजदूर है वो वहां पर फंसे और अभी तक 48 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। अब केवल 7 मजदूर जो है वो यहाँ पर इस एवलांच के अंदर दबे हैं, लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एसडीआरएफ की टीम्स, एनडीआरएफ की टीम्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बिल्कुल, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, एक मजदूर को और निकाला गया है। पहले 47 मजदूरों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, एक और मजदूर को निकाला गया है। अब सिर्फ 7 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर इस अभियान को वहां पर चलाया जा रहा है और जितने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुटती हैं वो तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हों, चाहे वो बीआरओ के जवान हों या फिर चाहे वो जो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, ये तमाम जो जितनी भी टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि अवलांच में 55 लोग फंसने की बात निकलकर सामने आई थी। उसके बाद अब लगभग 47 से 48 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मात्र 6 से 7 लोग अभी फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंचे। पहले तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने मौके का जायजा भी लिया और वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की और जल्द से जल्द इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का आश्वासन भी सीएम द्वारा दिया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड के चमोली में बीते दिन माणा गांव के पास एक ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हवाई निरीक्षण कर रहे हैं, एक एरियल व्यू पूरे एरिया का ले रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और 48 मजदूरों को अभी तक निकाला गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के प्रयास लगातार जारी है। और इसी बीच में ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन सभी लोगों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द अब ये जो 7 मजदूर इस एवलांच के नीचे, इस डेब्रिस के नीचे दबे हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। सीएम धामी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, खुद अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये चमोली से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से एक एरियल व्यू पूरे इलाके का लेने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल तमाम जो एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, लेकिन एजेंसीज यहाँ पर डटी हुई हैं। आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ एक्सपर्ट्स भी वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में उत्तराखंड में जितनी भी रेस्क्यू ऑपरेशन या रेस्क्यू एजेंसीज है वो लगातार डटी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में ये पहली बार नहीं बल्कि हर वर्ष इस तरह की प्राकृतिक आपदा से जुड़ी घटना निकलकर सामने आती है, जो सरकार के सामने और स्थानीय प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। उस चुनौती को निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार दावे तो करती है, लेकिन क्या जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं या जो सुरक्षा के उपकरण होते हैं, क्या वो उन्हें मुहैया करवाए जाते हैं या नहीं। अगर बीआरओ के लोग बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें सुरक्षा के उपकरण भी, तकनीकी के उपकरण भी वहां पर मौजूद होने चाहिए, ताकि वो उस आधार पर वहां पर जो बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं वो कर पाए और लोगों को सुविधाएं मिल पाए। लेकिन वो उल्टा बीआरओ के जवान ही उसमें फंस गए और अब ये सरकार के सामने एक और बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है। फिलहाल ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है। अब कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकालने का प्रयास भी निरंतर जारी है और बहुत जल्द हो सकता है उन लोगों को भी आज दोपहर तक बाहर निकाल लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल 7 और मजदूर जो हैं वो इस बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं, लेकिन सभी एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं कि इन 7 मजदूरों को कैसे निकाला जाए। अभी
कुछ ही देर पहले एक मजदूर को बाहर निकाला गया है, जिसकी वजह से ये संख्या जो है वो 48 हो चुकी है। पहले 47 मजदूर जो है वो निकाले गए थे, रेस्क्यू किए गए थे, लेकिन लगातार क्योंकि दिन रात काम हो रहा है, जिसकी वजह से कि एक और बड़ी सफलता, लगातार कामयाबी हासिल हो रही है। और अभी फिलहाल चमोली से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल भी पीछे नहीं है, लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर वो खुद पूरे मौके का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूरी जो यहाँ पर घटना है उसका जायजा ले रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार जो डेब्रिस के नीचे फंसे हैं उनको निकालने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, किस हद तक जो बीआरओ है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर कि 7 अभी फिलहाल मजदूर फंसे हुए हैं। लगातार ऑपरेशन जो है वो चमोली के माणा गांव में चल रहा है, लेकिन सभी लोग एकजुट होकर काम करें। बहुत जल्द आज दोपहर या फिर आज शाम तक इन सभी मजदूरों को निकाला जाएगा, क्योंकि लगातार 55 मजदूर यहां पर फंसे थे। एक एक कर सभी मजदूरों को निकाला गया, 48 मजदूरों को निकाला गया। ये बड़ी कामयाबी इन सभी रेस्क्यू टीम्स के हाथ लगी है। लेकिन अभी फिलहाल लगातार जो टीम्स है वो पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मौके पर डटे हुए हैं, ताकि ये जो मात्र 7 मजदूर शीतल जो अब फंसे रह चुके हैं, इनको भी बहुत जल्द इन टीम्स के निरंतर प्रयास के बाद निकाला जाएगा। उत्तराखंड के साथ साथ पूरा देश इस वक्त यही दुआ कर रहा है कि वो सब सुरक्षित बाहर निकल आए। सुनिए जरा क्या कुछ वहां पर इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही है। सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एम्बुलेंस से उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एम्बुलेंस से उनको रेस्क्यू किया है। तो देखिए वहां पर जो मौजूद अधिकारी हैं वो लगातार मीडिया को संबोधित करते हुए पल पल की अपडेट और हालचाल जो वहां पर इस वक्त है वो साझा कर रहे हैं। खुद सीएम धामी ने कल ही जब घटना सामने आई थी तो उसके तुरंत बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्हें पूरी जानकारी मीडिया के समक्ष लोगों के सामने रखी और बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं। धनराज गर्ग हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हैं। धनराज, एक और मजदूर को निकाला गया है, अब मात्र 7 मजदूर हैं। अभी क्या ताजा अपडेट मिल रही है वहां से? है वो लगातार कि जो टीमें वहाँ पर रेस्क्यू टीम वो पूरा रेस्क्यू अभियान वहाँ पर चला रही हैं और लगातार मौसम खराब होने के कारण भी जो देखिएगा बाधा आ रही थी, लेकिन अब मौसम साफ हुआ है तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम है उसको थोड़ा आसानी जरूर हुई है। लेकिन वही देखिएगा कि जो मजदूरों के निकालने का सिलसिला है, अभी तक 48 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वही देखिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निरीक्षण करने के लिए चमोली पहुंचे हैं और लगातार वो भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से घटना घटी थी तब से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पल पल की खबर अधिकारियों से वहां की ले रहे हैं और लगातार यही कामना उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश यही कामना कर रहा है कि जो 7 मजदूर और वहां पर फंसे हैं वो भी सुरक्षित हों और जल्दी उनको भी निकाला जाए। क्योंकि मौसम थोड़ा बाधा जरूर बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आर्मी की टीमें हैं या कहा जाए जो सेना के जवान हैं वो लगातार वहां पर लगे हुए हैं और लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो वहां पर जारी है। जी बिल्कुल, जो अभी तक निकाले गए धनराज, एक और वहां पर जो व्यक्ति निकाला गया है, क्या उससे कोई बातचीत हुई है? वो कह पा रहा है कि भाई जो बाकी फंसे हुए 7 मजदूर हैं वो किस हालात में होंगे, या उनका आपस में कोई संपर्क होगा, या दूर रहें, कोई संपर्क नहीं है? क्या उससे कोई बातचीत हुई है अभी तक? बिल्कुल शीतल, देखिए जो मजदूर अभी निकाला गया है उससे कोई ऐसी बातचीत नहीं कर पाए हैं खास, क्योंकि हालत ऐसी गंभीर है कि जब आप समझ सकते हैं कि ग्लेशियर के अंदर दबा हुआ व्यक्ति किस तरीके से बात कर सकता है, तो वो बात करने की हालत में नहीं है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सही होते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इलाज है वो लगातार उनका चल रहा है और जैसे वो सही होते हैं तो उनसे संपर्क करने की जरूर कोशिश प्रशासन करेगा और जरूर उन के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी जो मजदूर अन्य फंसे।
लेकिन उसके पहले भी कहीं ना कहीं जो सेना के जवान है या फिर कहा जाए ITBP के जवान है या NDRF के जवान है, वो लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं और लगातार जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही उनको भी बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन धनराज, अगर हम सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें, वो खुद मौका संभालते हुए माणा गांव में पहुंचे हैं। पहले उन्होंने एक एरियल व्यू लिया, पहले उन्होंने चॉपर के माध्यम से पूरे एरिया का निरीक्षण किया, ऊपर से पूरा व्यू देखा कि किस तरीके से सभी जो रेस्क्यू टीम से काम कर रही है। उसके बाद वो मौके पर पहुंचे, जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, उनको निर्देशित किया कि जल्द से जल्द ये जो 7 मजदूर हैं उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए, जैसे बाकी के 48 मजदूरों को निकाला गया है। बिल्कुल सिपन, आपने सही कहा है कि जब से घटना घटी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी मजदूर वहां पर फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज माना गाँव पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने पूरा निरीक्षण, हाईवे निरीक्षण किया है पहले, फिर वो धरातल पर उतरे और धरातल पर उतरकर उन्होंने पूरा जायजा वहां का लिया है और अधिकारियों से बातचीत भी की है कि इसके जो 7 मजदूर बाकी और फंसे हैं, क्योंकि 48 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जरूर रेस्क्यू टीम को मिली है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो अभियान है वो अधूरा है, क्योंकि 7 जाने अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी दी है। अभी भी 7 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं और हमारी पूरी नजर बनी हुई है कि कब उन मजदूरों को निकाला जाएगा और अब तक हम अपडेट पहुंचाते जाएंगे। अब बात राजधानी दिल्ली के करेंगे, क्योंकि इस वक्त राजधानी दिल्ली की सियासत चुनाव के बाद भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, मुख्यमंत्री सामने आ चुकी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। 27 साल के बाद ये सरकार बनी है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में है या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, दोनों के बीच इस वक्त हलचल तेज नजर आ रही है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण CAG रिपोर्ट है, कैग रिपोर्ट है, जो खुद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली में हिसाब किताब पुरानी सरकार का लिया जाएगा। और पहली जब CAG की रिपोर्ट पेश हुई उसमें कई खुलासे हुए, दूसरी CAG रिपोर्ट पेश हुई उससे स्वास्थ्य संबंधित कई खुलासे हुए और अब इसका दूसरा भाग भी बहुत जल्द आने वाला है। शिफा, तो बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर प्रस्तुत की है, जिसमें कि स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉड्यूल जो है वो पूरी तरीके से आपदा साबित हुआ है इन कैग की रिपोर्ट्स में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात सामने है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट के नाम पर घोटाले और लापरवाही जैसी जो तमाम बातें हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं, वो इन दोनों कैग की रिपोर्ट्स में सामने आई है। दिल्ली की जनता को झूठे वादों से गुमराह किया गया। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब विपक्ष की पार्टी जो उस समय सत्ता पक्ष में थी यानी कि आम आदमी पार्टी, उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और नकली दवाइयों की सप्लाई, मेडिकल इक्विपमेंट्स और डॉक्टर की भारी कमी भी इन 2 कैग की रिपोर्ट्स में उजागर हुई हैं। और स्वास्थ्य मॉडल में पूरी तरीके से धांधलियां हुई हैं। ये पूरी तरीके से एक आपदा साबित हुई है इन 2 कैग रिपोर्ट्स में, जो तमाम बातें सामने आई हैं। शीतल, अभी 12 और कैग रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि 14 कैग रिपोर्ट्स की बात कही गई थी कि 14 कैग की रिपोर्ट सामने आएंगी। अभी सिर्फ 2 सामने आई है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो तस्वीर है, जो उनके खुलासे हैं, वो अभी इन 2 रिपोर्ट्स में ही सामने आ चुके हैं। तो इसी रिपोर्ट के बाद कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो अन्ना आंदोलन में ईमानदारी की यहाँ पे ताल ठोक कर आए थे, आज वही लोग तिहाड़ में जाते हैं, उनकी पूरी कैबिनेट तिहाड़ में जाती है। ऐसी जो यहाँ पर सरकार चली है उससे दिल्ली की जो हमारी दिशा थी, हमारी दशा थी, हमारा नाम था, उसमें बहुत ज्यादा हमको झटका लगा है। वो लोग ये भी कहते थे कि लंदन बनाएंगे। वो बात अलग है कि लंदन बनाते बनाते कब उन्होंने शराब के ठेके बनाने लग गए और वो लंदन बनाना भूल गए। स्कूल के बाहर शराब के ठेके, कॉलेज के बाहर शराब के ठेके, और यहां तक कि शीश महल में भी बाहर बना हुआ है। अध्यक्ष जी, ये शीश महल बनाना और ऐसा आलीशान ऑफिस बनाना और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और ये प्राइवेट चार्टर में घूमना, अगर व्यक्ति, मैं जब गया था हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, मैं बैठा वहां पर, तो मैं 5 मिनट के बाद में मेरा मन किया कि मैं उठकर चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि जो इस कमरे में इतने अच्छे दफ्तर में बैठेगा वो तो दिल्ली की सड़कों पर जा ही नहीं सकेगा।
क्या जरूरत थी ऐसे महल बनाने की, मेरे को समझ नहीं आता। दिल्ली का विकास पिछले 10 साल में होर्डिंग पर चढ़ गया था। दिल्ली पर नहीं था, सड़कों पर नहीं था, होर्डिंग पर चढ़ गया था। होर्डिंग से सड़क पर नहीं उतरने का नाम ले रहा था कि सड़क पे उतर जाओ भाई, वो कह रहा नहीं होर्डिंग पे ठीक हो। वर्मा को आप सुन रहे थे। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताबिश, कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है और स्वास्थ्य से संबंधित कई खुलासे इसमें होने की जो बात है वो बीजेपी की तरफ से कही गई है, लेकिन जब पहली रिपोर्ट आई थी तो उसको डिफेंड करने का काम भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। बिल्कुल शीतल, देखिए चूंकि कैग की ये दूसरी रिपोर्ट आई है, पहली जो रिपोर्ट आई थी वो लिकर पॉलिसी को लेकर के थी, दूसरी हेल्थ को लेकर के, जिसमें 10 बहुत अहम पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा की गई है। 10 पॉइंट्स को लेकर के सरकार ने पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सबसे पहला तो कोविड-19 का जो समय था जब केंद्र सरकार ने सबकी मदद की, तमाम रुपया तमाम प्रदेशों को भेजा गया, उस दौरान जो पैसा भेजा गया था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वो पैसा वापस जाना पड़ा। पीपीई किट और मास्क को लेकर के घोटाले हुए हैं। सरकार ने ये भी आरोप लगाया है सीएजी में कि जो मोहल्ला क्लिनिक है, कई मोहल्ला क्लिनिक ऐसी हैं जहां पर स्टाफ की कमी है, टॉयलेट्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, हद ये है कि फर्नीचर तक भी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा दिल्ली के अंदर कई बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिनके अंदर ओटी के अंदर सामान की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो सीएजी की रिपोर्ट 1 बाय 1 जो जिस चैप्टर वाइज पेश की गई है उसका पार्ट 2 अभी सोमवार को पेश होना है, लेकिन पार्ट 1 में जितनी कमियां गिनाई गई हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि सीएजी की जो रिपोर्ट 1 बाय 1 कर आ रही है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनी, क्योंकि कोरोना काल में जो दो सबसे बड़े हथियार आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान बनाए थे, उत्पन्न किए थे, वो शिक्षा मॉडल था और स्वास्थ्य मॉडल था। ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी इसको दिखाया गया, जताया गया और सामने प्रेजेंट किया गया। लेकिन यही दो जो बड़े हथियार थे ये उल्टा अब आम आदमी पार्टी के आसपास में घूम रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी इसके घेरे में आ चुकी है। अब बिल्कुल देखिए, चूंकि 3 बहुत अहम चीजें लेकर के आम आदमी पार्टी चलती थी और हमेशा ये कहती थी अगर हमने काम किया है तो हमें काम के नाम पर वोट दीजिए। पहला होता था एजुकेशन मॉडल, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर किया जाता था, और परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए और तमाम जो काम किए गए हैं उनको लेकर के दावे किए जाते थे। जो सबसे मेन काम था वो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के था। लेकिन अभी चूंकि हेल्थ की रिपोर्ट आई है, हेल्थ की रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। अब तो सरकार की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सिर्फ 2 कैग की रिपोर्ट सामने आई है, 14 कैग की रिपोर्ट सामने आने की बात कही गई थी, 12 अभी पेंडिंग है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से डिफेंड कर सकती है इन सभी चीजों को, क्योंकि एक एक कर आम आदमी पार्टी की सभी पोलें खुलती नजर आ रही हैं। बिल्कुल देखिए, 12 रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जिसमें एक एजुकेशन को लेकर के होगी, दूसरी परिवहन को लेकर के है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, पीडब्ल्यूडी, यानी हर डिपार्टमेंट को लेकर के जो रिपोर्ट्स हैं वो 1 बाय 1 करके आनी है। तो इस तरह से 12 रिपोर्ट्स और आनी बाकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली और दूसरी रिपोर्ट पर ही बीजेपी और सरकार कितना जबरदस्त हावी हो रही है। तो बाकी की रिपोर्ट पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आगे सरकार को बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने का कितना मौका मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी कितना इसमें जवाब देने में सक्षम हो पाएगी, क्योंकि अब बीजेपी ये कह रही है कि जो हंगामा किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि जिससे इन आरोपों से जवाब देने से बचा जा सके। ताबिश, नोट करने वाली बात तो ये है, जब पहली रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई हम तो इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं, ये सामने आनी चाहिए थी। इससे तो उन एजेंसियों की पोल खुल रही है जिसकी वजह से जो एक्साइज पॉलिसी थी वो रुक गई थी और उससे दिल्ली की सरकार को नुकसान उठाना पड़ा था। यानी उल्टा जो जांच एजेंसियां हैं उन्हीं को घेरे में खड़ा कर दिया था। बिल्कुल देखिए, चूंकि वजह यह है कि अब बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर हो चुकी है आम आदमी पार्टी पर। तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि चूंकि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं ये दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों की अनियमितताएं दिखाती हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन होने के बावजूद भी उनका कहना नहीं मानते। देखिए, दिल्ली में पहले एक टकराव हमेशा रहता था कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो एलजी के अधीन हैं और वो कहना नहीं मानते हैं दिल्ली सरकार का। तो इसलिए अनियमितताएं हुई हैं और अब आम आदमी पार्टी कह रही है चूंकि एलजी के अधीन होने की वजह से अधिकारी सुनते नहीं थे, काम नहीं करते थे, इसीलिए तमाम जो अनियमितताएं आई हैं सामने निकलकर। और अभी तो 2 रिपोर्ट आई है शीतल, बाकी 12 आनी बाकी है। ये बहुत लंबा एक प्रोसेस
हो जाएगा, क्योंकि सेशन तो 3 मार्च तक रहने वाला है। सोमवार तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए, क्योंकि बढ़ाया गया है। तो ऐसे में जो सेशन में दिक्कतें हैं उन पर जो सेशन में समय है क्या वो बढ़ेगा और बाकी की रिपोर्ट आएंगी, ये तो अभी इंतजार करना होगा सोमवार तक का। ताबिश, क्या कैग की रिपोर्ट सामने आना ही हम इसको मान लें कि भाई जो सरकार कह रही है वही सही है, वही सच है, या फिर इसके आगे कुछ और प्रोसेस चलने वाला है कैग रिपोर्ट आने के बाद, जिससे सारी सच्चाई बाहर निकल कर आए? देखिए शीतल, चूंकि कैग रिपोर्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली में बीजेपी का। बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे कैग की जो रिपोर्ट है वो पटल पर लेकर के आएंगे। उसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए, और इसीलिए कैग रिपोर्ट ला करके दिल्ली में ये बताया गया है कि किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। अब चूंकि सरकार में बीजेपी 27 साल के बाद आई है, तो पिछली सरकारों में जो कार्यकाल में घोटाले हुए हैं या जिस तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं, वो तमाम चीजें अब जनता के सामने लाने की बात की जा रही है, चाहे वो यमुना का मामला। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश ज्वाइन होने के लिए। ताबिश हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से बने हुए थे, जिन्होंने इस कैग रिपोर्ट की पूरी खबर वहां से हम तक पहुंचाई, आप दर्शकों तक पहुंचाई। दूसरी रिपोर्ट आ चुकी है और अब दूसरी रिपोर्ट का एक और भाग आना है, वो सोमवार को आ सकता है संभवतः। ये अभी बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रबंधन का जो है वो समीक्षा की है। बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में की गई है और बाढ़ का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। तो आपको बता दें कि 24 जिले अति संवेदनशील है और अवैध खनन को लेकर भी कार्रवाई करने की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध खनन की बातें सामने आ रही थी और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर भी तमाम अब दिशा निर्देश और तमाम कदम उठाने की बात हो रही है। आपको बता दें कि नदियों की स्थानीय परिस्थितियों को अध्ययन का निर्देश दिया गया है और अवैध खनन पर भी लगातार कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार कुछ जो दरिया है, जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, उनका सीना छलनी किया जा रहा है। अवैध खनन हो रहे हैं, खनन माफिया लगातार सक्रिय रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। इन तमाम चीजों पर पूर्ण विराम, एक फुल स्टॉप लगाने के लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं माइनिंग डिपार्टमेंट को, और साथ ही साथ तमाम मिनरल ऑफिसर्स को भी ये कहा जा रहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि अब कोई भी अवैध खनन पूरे उत्तर प्रदेश में ना हो। बिल्कुल, देखिए इसमें 24 जिले संवेदनशील माने जा रहे हैं, उनको अलर्ट जारी किया है और बाढ़ प्रबंधन होकर यह समीक्षा खुद मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। बाढ़ का जो स्थायी समाधान है यानी परमानेंट हल क्या हो सकता है, उसको लेकर निर्देश जारी किए हैं और अवैध खनन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, उस पर भी रोक लगाने की बात की गई है। उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी है? ये बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। देखिए शीतल, बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की और बैठक में उन्होंने विशेष निर्देश दिए और ये भी कहा कि कार्य योजना बनाकर बहुत जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाए, और साथ ही साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 24 ऐसे जिले हैं जो अति संवेदनशील हैं, तो कहीं न कहीं बाढ़ प्रबंधन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में खनन की शिकायत हो रही है, नदियों का दोहन हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विशेष निर्देश उसे रोकने की भी निर्देश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन और खनन को लेकर मसौदे बनाए जाएं, अधिकारी तालमेल बनाएं, यानी समन्वय स्थापित करके इन दोनों मामलों को लेकर बृहद कार्य योजना बनाई जाए, ताकि आने वाले समय में बाढ़ को लेकर जो तमाम जो जिले हैं, देखिए 24 ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील हैं, साथ ही साथ उसमें गोरखपुर का भी तमाम जो आसपास के जिले हैं वो भी बाढ़ की चपेट में आते हैं। तो कहीं न कहीं अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बाढ़ प्रबंधन को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि ताकि उन जिलों में कोई समस्या ना हो जब बाढ़ की स्थिति आए। इस तरह के नदियां जो अवैध खनन है ये कोई नया मामला नहीं है, ये नया मुद्दा नहीं है, ये कई सालों पुराना मुद्दा है जिस पर कि अभी तक फुल स्टॉप रोक नहीं लग पाई है। तमाम बड़े यहाँ पर काम हुए हैं, कई लोगों की सस्पेंशन हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कुछ दरियाओं का, कुछ रिवर्स का, नदियों नालों का
सीना छलनी किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि कहां पर कमी रह रही है? इतने स्टेप्स उठाने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी अभी तक अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। देखिए सिपोन, बिल्कुल जिस तरह से आपने बात कही कि तमाम कवायद की जाती है, तमाम निर्देश होते हैं कि अवैध खनन बंद हो, इसके लिए सख्ती के विशेष निर्देश देके जाते हैं, सुनाई भी पड़ते हैं, लेकिन खनन माफियाओं की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि उतनी साठगांठ होती है प्रशासनिक अफसरों से, पुलिस के अफसरों से, कि उसको रोक पाना मुश्किल होता है। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, तो ये आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी सख्ती का असर दिखे, लेकिन वो कुछ ही दिन रहता है, कुछ महीने, कुछ दिन ही रहते हैं। उसके बाद जैसे ही तैसे खनन माफियाओं की जो सेटिंग के सिस्टम होते हैं, उसके अनुरूप धड़ल्ले से अवैध खनन किया जाता है। हालांकि अब इसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, तो ये भी समझा जा सकता है कि अगर उनकी टेढ़ी नजर है और लगातार वो समीक्षा करेंगे और अगर जिलों से शिकायतें मिलेंगी, तो आने वाले समय में तमाम जो खनन से जुड़े अधिकारी हैं वो कार्रवाई जल्द में जरूर आएंगे। लेकिन उमेश, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा जिला है जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, बहुत इतनी ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसके बाद भी इन तरह की चीजों पर नियंत्रण करना एक कितना बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, क्योंकि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की स्थिति ना बने जो आने वाले समय में बहुत घातक लोगों के लिए साबित होगी। कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है? क्या इसके लिए रोड मैप कैसे तैयार किया गया है? देखिए शीतल, बिल्कुल है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जो बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा की, उसमें इस बात के ही लेकर जोर दिया कि किस तरह की कार्य योजना आप लोगों को पहले ही बना लेनी है, ताकि जो 24 जिले अति संवेदनशील हैं उनमें कोई कमी न रह जाए। साथ ही साथ अवैध खनन को रोकने के लिए भी उन्होंने कहा कि जो इससे जुड़े अधिकारी हैं, जो अन्य विभाग जो इसमें सहयोग देते हैं, उन विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके एक ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे कम से कम 100% कार्रवाई हो सके ऐसे मामलों में। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं शीतल कार्रवाई और कार्य योजना बनाने के विशेष निर्देश है, और लगातार अगर सरकार इस पे काम करेगी, समीक्षा करेगी, तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सुधार होगा, ताकि आने वाले समय में इसका असर भी दिखे। लेकिन उमेश, एक और बात काफी बार सामने आई है कि जो विभाग है, जो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उनके कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है कुछ ऐसे लोगों के साथ, जिसकी वजह से कि अवैध खनन लगातार जारी है। देखिए सिपोन, मैंने पहले भी कहा कि जो खनन माफिया होते हैं उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। वो प्रशासनिक अफसर हो या खनन अधिकारी हो या पुलिस के लोग हैं, उन लोगों को इतना वो मैनेज करके चलते हैं कि इस पे लगाम लगाना कहीं ना कहीं बहुत भारी काम है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसकी इच्छा शक्ति के आगे काम हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी संभावना है कि जो खनन से जुड़े अधिकारी हैं, जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं सीएम कार्यालय को, तो वो लोग कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। और जब कार्रवाई होती है अफसरों पे, तो कहीं कहीं इसका असर जरूर रहता है, लेकिन कार्रवाई करने से ही इसका असर खत्म नहीं होगा। कई विभागों का इसमें भूमिका होती है सिपोन, और कई विभागों को समन्वय स्थापित करने की जरूरत होती है। जब कार्य योजना बनाकर कई विभाग साथ में कार्रवाई करते हैं, तो इसका असर होता है, इस पे कहीं कहीं लगाम जरूर लगती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ ही खबर साझा करने के लिए। आपने हमारे सभी दर्शकों को अपडेट किया है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जो नीति है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है और जो विजन है, उस विजन पर ही सरकार काम कर रही है और सरकार को सफलता भी मिल रही है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर, यूपीपीसीएल के डिस्कॉम के निजीकरण के लिए आज टेंडरिंग होनी है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के लिए ये टेंडर होना है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति प्रदर्शन करेगी। और देखिए, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यूपी से, जहां पर यूपीपीसीएल के 2 डिस्कॉम के लिए आज टेंडर होने हैं, और डिस्कॉम के निजीकरण के लिए सलाहकार टेंडर होने हैं। इसका निजीकरण होगा। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के लिए ये टेंडर आज संभव है, और विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति इस पर प्रदर्शन भी आज करने वाली है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का ये ऐलान होगा, और तमाम कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में लगातार विरोध करेंगे। ये ऐलान जो है वो 3 मार्च को लेकर किया गया है। 3 मार्च को प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन करेंगे, और यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
जो बिजली विभाग है वो यहाँ पर सड़कों पर उतरेगा। 3 मार्च को विरोध प्रदर्शन होगा। रजा अब्बास हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। रजा, ये काफी पुरानी मांगे इन यूपीपीसीएल कर्मचारियों की है, अब इसको लेकर अब वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। 3 मार्च को सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ जानकारी है इनकी? मांगे बताइएगा, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं इनकी? देखिए, इसकी पूर्व की सरकारों में भी निजीकरण का मसला उठा था, सपा बसपा में भी, मगर उस वक्त प्रदर्शन हुआ था और सरकार बैकफुट पे आई थी। तो बिजली व्यवस्था में लेके जो बैकफुट और नेगेटिविटी रहती है सरकार को लेके, वो पूर्व में भी देखी गई है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सरकार का फंड ही जाता है और कोई उपलब्धि नहीं होती, बकायेदारी ज्यादा रहती है, जिसमें रिफंड की जो है व्यवस्थाएं नहीं है और ये कहीं ना कहीं विभाग घाटे में रहता है। लिहाजा इस वजह से तमाम सरकारें पूर्व की भी निजीकरण की तरफ गई है, मगर फैसला वापस अब देखने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है निजीकरण का, वो कितना मुकम्मल हो पाता है, क्योंकि अभी 3 मार्च को एक व्यापी प्रदर्शन प्रदेश लेवल पे होने जा रहा है। अब जिस तरह से कर्मचारी जो संघ यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, वो किस तरह इस चीज का संज्ञान लेता है कि पूर्व में भी अभी प्रदर्शन 20 दिन पहले हुआ था, जिसमें विधानसभा सत्र चालू हो गया, जिसकी वजह से प्रदर्शन को इनवैलिड किया गया था, वापस लिया गया था। अब देखिए क्या स्थिति होती है। टेंडर होने जा रहा है और 2 जो है जोन का टेंडर होगा, एक बहुत बड़ा एरिया है जो कवर अप होगा। देखने वाली बात है, इस पर सीधे सीधे कर्मचारी जो संघ है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार तुष्टीकरण का फायदा लेकर इस तरह का काम कर रहा है, कर्मचारियों की आवाजों को दबाने के काम सरकार कर रही है। बिल्कुल, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कितना नुकसान इन कर्मचारियों को होगा और इनकी आगे की क्या दिशा होगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि रूल रेगुलेशंस बना हुआ है, जिस तरह से टेंडर भरे जाएंगे, जिसमें आपको बाबा टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस एनर्जी, इन लोगों ने भी भरा है, फिर अडानी और तमाम जो बड़ी बड़ी उद्योगपति हैं उन लोगों ने इसको निजीकरण के लिए अपने टेंडर के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और देखने वाली बात है कि अब सरकार निजीकरण की तरफ, क्योंकि उन्होंने ये कहा, अभी पार्लियामेंट में भी सवाल हुआ था, तो बिजली विभाग मंत्री यानी AK शर्मा ने कहा कि हम अपने फैसले को लेकर रिजिड हैं, हम वापस फैसला नहीं लेंगे। अब यही देखना है कि पूर्व की सरकारें जो बैकफुट पे आई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी शासित हुकूमत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चल रही है वो बैकफुट पे आती कि नहीं आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, ये जानकारी आपने दी। और देखिए, डिस्कॉम के लिए निजीकरण के लिए आज ये टेंडर होना है, इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा, वो प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन अब सरकार आगे इस पर क्या फैसला लेगी ये भी देखना होगा। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।